हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनुष्यों में पोषण के बारे में। तो देखो, मनुष्यों के अंदर जो पोषण है वो एक विशेष क्रिया प्रणाली के द्वारा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पाचन प्रक्रिया। तो देखो, अगर हम देखें मनुष्यों में पोषण, तो देखो पाचन क्रिया के लिए मुख्य रूप से दो भाग लेते हैं। एक होता है आहार नाल और एक होती है पाचन ग्रंथियां। अगर हम बात करें आहार नाल की, तो आहार नाल जो कि प्रारंभ होती है मुंह से और कहाँ तक जाती है? गुद्दा भाग तक। और अगर हम बात करें पाचन ग्रंथियां, तो पाचन ग्रंथियों के अंदर यहाँ पे आती है लार ग्रंथियां, अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय। अगर हम देखें तो देखते हैं कि जो मुख भाग है, मुख भाग में क्या उपस्थित होती है? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी पाई जाती हैं, जो कि भोजन के पाचन में मदद करती है। ठीक है, मुख में जो भोजन है वो आगे कहाँ जाएगा? वो जाएगा ग्रसिका के भाग में, और ग्रसिका से वो भोजन आगे कहाँ जाता है? तो हम यहाँ पे देखते हैं वो भोजन आगे जाता है आमाशय के अंदर। ठीक है, भोजन के पाचन के लिए जो ग्रंथियां भाग लेती है, उसमें सबसे बड़ी जो ग्रंथि आती है वो है यकृत ग्रंथि। और यकृत ग्रंथि से रस का स्त्रावन होता है, और उस पित्त का संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, अब ग्रसिका से भोजन कहाँ जाएगा? ग्रसिका से भोजन जाएगा एक जे आकार की संरचना में, जो आहार नाल का रूपांतरण भाग होता है। और उस जे आकार की संरचना को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है आमाशय। अब हम देखते हैं आमाशय से क्या होता है। आमाशय से आमाशय रस का स्त्रावन होता है, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। अब आमाशय में आया हुआ भोजन आगे कहाँ जाएगा? तो आमाशय से भोजन आगे जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के विभिन्न भाग होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। आमाशय से भोजन कहाँ जा रहा है? छोटी आंत के क्षुधांत्र भाग में जा रहा है, और फिर भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। परंतु मुख्य रूप से भोजन का पाचन और अवशोषण क्या कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। आगे हम देखें, जैसे ही भोजन को मुख में लिया जाता है, लार ग्रंथि से लार का स्त्रावन होता है, और उस लार के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम, जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अब लार की वजह से वो भोजन क्या होता है? नरम हो जाता है, और वो नरम भोजन आगे कहाँ जाएगा? आहार नाल की ग्रसिका वाले भाग में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भोजन लिया मुख में, और वो लार के द्वारा उस भोजन का क्या हो गया? भोजन नरम हो गया, और वो भोजन आगे कहाँ चला गया? ग्रसिका वाले भाग में। हम देखते हैं कि ग्रसिका के अंदर भोजन गया। अब लार कहाँ से स्रावित हुई? लार ग्रंथियों से। और कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। और उन ग्रंथियों का नाम क्या होता है? तो देखो, जो कर्ण के पास उपस्थित होती है उसे कहा जाता है कर्णमूल ग्रंथि, और जो जीवा के नीचे उपस्थित होती है उन्हें कहा जाता है मांसल ग्रंथि और अब अधो अनुज ग्रंथि। तो ये ग्रंथियां क्या करती है? लार का स्त्रावन करेगी, और लार समूह, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करेंगे, और कुछ प्रोटीन समूह तथा आगे हम देखते हैं कि जो भोजन जीभ क्या कार्य करती है भोजन के पाचन में। तो देखो, जीभ जो है वो भोजन के कणों को मिलाने में सहायता करती है, और उसकी वजह से भोजन आगे की ओर धकेला जाता है, और वो भोजन कहाँ जाता है? ग्रसिका में। और अगर हम देखें तो हम ग्रसिका जो है वो पश्च सतह पर उपस्थित होती है, और जो श्वास नली है वो अग्र सतह पर पाई जाती है। तो भोजन मुख से कहाँ जाएगा? ग्रसिका में जाएगा, श्वास नली में नहीं जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भोजन ग्रसिका के अंदर जा रहा है, उस भोजन में वो भोजन ग्रसिका में किस गति के द्वारा जा रहा है? तो वो पेरिस्टाल्टिक गति के द्वारा भोजन ग्रसिका में जा रहा है। ग्रसिका में ध्यान रखना है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। ग्रसिका में भोजन का कोई भी पाचन या अवशोषण नहीं होता है। ठीक है, ग्रसिका के अंदर जो भोजन है वो मुख से आया है, और ये भोजन सीधा कहाँ जाएगा? आमाशय में। और जो गति होती है कर्मिक गति, जो सिकुड़ने वाली गति है, उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक गति। इसके बाद हम देखते हैं कि भोजन कहाँ चला गया है। भोजन आमाशय के अंदर चला गया है। आमाशय में पाए जाते हैं पाचक रस, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। आमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl भी कहते हैं, जो आमाशय में उपस्थित अक्रिय एंजाइमों को क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है, जो कि आगे क्या कार्य करेगा? भोजन के पाचन में सहाय करेगा। तो आमाशय रस
जिसको गैस्ट्रिक रस भी कहते हैं, और यहाँ पे है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम यहाँ पे देखें तो अमाशय में होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसे कहा जाता है पेप्सिन। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये पहले तो एक्रिय अवस्था में उपस्थित होता है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन के रूप में, परंतु HCl की उपस्थिति में सक्रिय होकर क्या बनाता है, पेप्सिन, और फिर ये क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। फिर हम देखते हैं कि जो अमाशय के अंदर भोजन है उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, क्योंकि वहां पे जो एंजाइम स्रावित हो रहे हैं वो भोजन के पाचन में मदद कर रहे हैं, और अमाशय की पीएच क्या है, अम्लीय। तो वो अम्लीय प्रकृति के भोजन को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। तो यहाँ पे जे आकार के भाग में क्या हो रहा है, अमाशय में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनका पाचन हो रहा है, और उसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय। अब अर्धपचित भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, और छोटी आंत के कौन से भाग में जाता है, क्षुधांत्र भाग में भोजन जाता है, जहाँ पे भोजन का पुरंत्य पाचन होता है। और इसी छोटी आंत के क्षुधांत्र भाग में अग्नाशयी जो ग्रंथि है, से स्रावित होता है अग्नाशय रस, वो भी कहाँ आएगा, क्षुधांत्र भाग में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अमाशय है, अमाशय से भोजन गति करके छोटी आंत में चला गया। अब छोटी आंत से वो भोजन पुण्य अमाशय में ना जाए, इसको नियंत्रित करने के लिए एक संकोचक पेशी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जठर निगम संकोचक पेशी, जिसे कह सकते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि छोटी आंत से दोबारा से अमाशय में भोजन की गति को रोक देती है, अर्थात इसके विपरीत प्रवाह को रोक देती है।